हेलो। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे चारों ओर है हर पल। पक्षियों के उड़ने से लेकर हमारी नसों में जो खून बह रहा है वहां तक सब कुछ मोशन में है। तो चलिए आज गति यानी मोशन की इस दिलचस्प दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा एक सवाल है। क्या इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, आप गति में हैं? आप शायद सोच रहे होंगे, नहीं मैं तो आराम से बैठा हूं। लेकिन क्या जवाब वाकई इतना सीधा साधा है? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मोशन हमेशा रिलेटिव यानी सापेक्ष होता है। इसका मतलब कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, यह पूरी तरह से देखने वाले पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आप एक चलती हुई बस में बैठे हैं। आपके लिए जो इंसान आपके बगल में बैठा है वो तो स्थिर है, लेकिन बाहर के पेड़ पौधे वो पीछे भागते हुए दिख रहे हैं ना। अब उसी पल सड़क के किनारे खड़े किसी इंसान के बारे में सोचिए। उसके लिए पेड़ तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बस और बस में बैठे आप दोनों ही चल रहे हैं। है ना कमाल की बात? एक ही समय में दोनों के अनुभव अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो मोशन को ठीक से बताने के लिए हमें हमेशा एक संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु की जरूरत पड़ती है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके हिसाब से हम किसी चीज की जगह बताते हैं। जैसे कि स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसके बिना गति को समझाना नामुमकिन है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि गति रिलेटिव है, अगला सवाल आता है, हम इसे नापते कैसे हैं? जब कोई चीज चलती है तो उसके रास्ते को नापने के दो बहुत ही अहम तरीके हैं, दूरी और विस्थापन। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, पर सच कहूं तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले है दूरी यानी डिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई वस्तु असल में कुल कितना चली है, मतलब उसके रास्ते की पूरी लंबाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दिशा में गए। ये बस एक नंबर है, जैसे कि 95 किलोमीटर्स। इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक चीज ओ से शुरू होती है और 60 किलोमीटर दूर ए तक जाती है। फिर वहां से 35 किलोमीटर वापस सी पर आती है। तो कुल दूरी कितनी हुई? सिंपल, 60 प्लस 35 यानी 95 किलोमीटर। हमने बस उसके पूरे रास्ते को जोड़ दिया। और अब बात करते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की। विस्थापन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितना घूमे फिरें। ये तो बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है। और हाँ, इसमें दिशा भी बतानी पड़ती है। ये एक तरह का शॉर्टकट है, ए से बी तक का। चलिए उसी सफर पर वापस चलते हैं। वस्तु ने ओ यानी 0 किलोमीटर से शुरू किया था और आखिर में सी यानी 25 किलोमीटर पर रुकी। तो शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सीधी दूरी कितनी हुई? सिर्फ 25 किलोमीटर। सोचिए, दूरी की 95 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन वो है सिर्फ 25 किलोमीटर। देखा आपने? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो यहीं पर एक और मजेदार सवाल आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु चले, मतलब कुछ दूरी तय करे, लेकिन उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 हो? जरा सोचिए इसके बारे में। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए उषा 90 मीटर लंबे एक स्विमिंग पूल में एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाती है और फिर तैरकर वापस वहीं आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था। तो उसने कुल 180 मीटर की दूरी तो तय की, लेकिन क्योंकि उसका शुरुआती और आखिरी पॉइंट एक ही है, उसका विस्थापन 0 यानी 0 है। हमने ये तो समझ लिया कि कोई वस्तु कितना चली, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि वो कितनी तेजी से चली, राइट? और यहीं पर आते हैं हमारे दो नए दोस्त, चाल और वेग, यानी स्पीड और वेलोसिटी। चाल और वेग के बीच का फर्क समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूरी और विस्थापन का था। चाल यानी स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, जबकि वेग यानी वेलोसिटी हमें ये भी बताता है कि वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। तो वेलोसिटी में बस डायरेक्शन का एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जुड़ जाता है और यही इसे खास बनाता है। वैसे हम जब किसी सफर की बात करते हैं तो ज्यादातर एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला तो एकदम सीधा है, जितनी भी कुल दूरी तय की उसे कुल लगे समय से डिवाइड कर दीजिए, बस आ गई आपकी औसत चाल। लेकिन असल जिंदगी में चीजें हमेशा एक ही स्पीड से तो नहीं चलती है ना, उनकी स्पीड बदलती रहती है। वेग में होने वाले इसी बदलाव को नापने के लिए हमारे पास एक और मजेदार शब्द है, त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं।
एक्सेलरेशन का मतलब है कि किसी चीज की वेलोसिटी समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी घट रही है यानी ब्रेक लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और इसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी m/s² में नापते हैं। राहुल की साइकिल यात्रा का ये उदाहरण एक्सेलरेशन को एकदम साफ कर देता है। पहले केस में जब राहुल रुकी हुई साइकिल से 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ता है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे केस में जब वो ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। अब मोशन से जुड़ी इन सारी बातों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ग्राफ। पता है, ग्राफ हमें गति की पूरी कहानी एक ही तस्वीर में दिखा देते हैं। बड़ा आसान हो जाता है सब समझना। जैसे कि दूरी समय ग्राफ। अगर कोई चीज एक जैसी स्पीड से चल रही है तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, और ये रेखा जितनी ज्यादा खड़ी होगी मतलब स्पीड उतनी ही ज्यादा है। सिंपल। इसी तरह वेग समय ग्राफ में अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लीजिए एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी सड़क पर जा रही है, तो ग्राफ एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसका मतलब है कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही। तो आखिर हम मोशन को इतनी गहराई से समझते ही क्यों हैं? क्योंकि अगर गति को कंट्रोल किया जाए तो ये हम इंसानों के लिए एक वरदान हो सकती है, जैसे बांध में पानी की गति से बिजली बनाना। लेकिन यही गति जब बेकाबू हो जाए, जैसे बाढ़ या सुनामी, तो बहुत विनाशकारी भी हो सकती है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। गति के इन बुनियादी सिद्धांतों, दूरी, वेग, त्वरण, इन सबको समझकर हम सुनामी जैसी विनाशकारी ताकतों की भविष्यवाणी करने और उनसे बचने के लिए बेहतर तरीके कैसे बना सकते हैं? इन सवालों के जवाब खोजना ही तो विज्ञान का असली मकसद है।